हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब मस्त हैं, सेफ है और लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लाइफ को फर्दर एंजॉय करने के लिए अपने एजुकेशन पे खासकर ध्यान दें। एजुकेशन स्ट्रांग करें, नॉलेज स्ट्रांग करें, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए, हैप्पी स्टडिंग। अब स्टार्ट करेंगे। आज हमारे टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर टॉपिक इंश्योरेंस क्लेम। बिजनेस में कई प्रकार के रिस्क होते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड दैट इडियम, वो कहावत आपने सुनी होगी, जरूर सुनी होगी, नो रिस्क नो गेन। नो रिस्क नो गेन। इसको कई बार हमने ऐसा भी सुना है, नो गेन विदाउट पेन। नो गेन विदाउट पेन। तो बिजनेसमैन रिस्क लेता है। एक बिजनेसमैन क्यों रिस्क लेता है? बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर टेक रिस्क in order to earn profits। बिजनेसमैन रिस्क लेता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो रिस्क लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि एक बिजनेसमैन जो है चलते हुए ट्रक के सामने आकर खड़ा हो जाए और बोले आ ट्रक मुझे मार, या भागते हुए बैल के सामने आकर खड़ा हो जाए और बोले आ बैल मुझे मार। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि हम आत्महत्या कर लें, हाँ वी डू सुसाइड, ऐसा नहीं है। रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क दो तरह के होते हैं। बिजनेस हैव टू टाइप ऑफ रिस्क। बिजनेस रिस्क जो होते हैं, जितना मैं समझता हूं, दो तरह के होते हैं। बिजनेस रिस्क दो तरह के होते हैं। एक वो रिस्क जिसका हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसको हम इंश्योरेबल रिस्क बोलते हैं। एक वो रिस्क जिसका हम इंश्योरेंस नहीं ले सकते, विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड फॉर, जिसको बोलते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क। दो तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है इंश्योरेबल रिस्क, दूसरा होता है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। अब ये इंश्योरेबल रिस्क क्या है? व्हाट इज मेंट बाय insurable risk? Those risks against which we can take insurance, मतलब which can be insured, in other words which can be insured, मतलब जिसको हम इंश्योर करा सकते हैं, which can be insured। Example, loss by fire, loss by theft, और नॉन इंश्योरेबल रिस्क होता है विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड फॉर, विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड फॉर, जिसका हम इंश्योरेंस नहीं ले सकते, विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड फॉर। नॉन इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क हुआ जिसका हम इंश्योरेंस नहीं ले सकते। इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क हुआ जिसका हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। इंश्योरेबल रिस्क आर दोज रिस्क विच वी कैन टेक, फॉर विच वी कैन टेक इंश्योरेंस और वी कैन इंश्योर देम। नॉन इंश्योरेबल रिस्क आर दोज रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड फॉर, जिसका इंश्योरेंस नहीं करा सकता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रिस्क ड्यू टू चेंज इन फैशन। रिस्क ड्यू टू चेंज इन फैशन, risk involved due to change in government policy, risk involved due to change in government policy। तो as a good businessman, as a good practice, as a good businessman, as a good practice, as a good businessman, as a good practice, I will tell you
कोई भी बिजनेसमैन ये रिस्क उठाने में इंटरेस्टेड नहीं होता, ये सब रिस्क वो लेना नहीं चाहता। जो रिस्क को वो शिफ्ट कर सकता है किसी और पे थोड़ा सा प्रीमियम देकर, वो रिस्क वो उठाने के मूड में नहीं होता, और वो हमेशा नॉन इंश्योरेबल रिस्क उठाएगा और उस रिस्क को लेकर वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा। तो यहां पर हम सीखे कि नॉन इंश्योरेबल रिस्क को इंश्योरेंस नहीं लिया जा सकता। It has to be undertaken by the entrepreneur. They have to bear this type of risk. But insurable risk, what they do, they pay a small amount or a big amount of premium. वो छोटा सा एक प्रीमियम देते हैं और अपने बिजनेस को उस तरह के रिस्क के अगेंस्ट सेव कर लेते हैं। मान लीजिए कोई हरिकेन आ गया, कोई साइक्लोन आ गया, कोई स्टॉर्म आ गया और उस आपकी फैक्ट्री का शेड उड़ गया, आपकी फैक्ट्री का शेड उड़ गया। तो अगर आप इंश्योरेंस लेके रखे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे देगी और आप उस तरह के रिस्क से बच जाएंगे अगेंस्ट अ पेमेंट ऑफ स्मॉल प्रीमियम। तो एक बिजनेसमैन जो बुद्धिमान होगा, एन इंटेलिजेंट बिजनेसमैन विल ऑलवेज इंश्योर्ड देयर एसेट अगेंस्ट सच टाइप ऑफ रिस्क। तो ये बिजनेस रिस्क के बारे में हमने सीखा, ये बिजनेस रिस्क के बारे में हमने सीखा। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो इंश्योरेंस क्लेम हम कर रहे हैं। अब हम लोग को टाइप ऑफ क्लेम्स के बारे में जानना है। एक हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी सीखेंगे। वन वी विल लर्न अबाउट लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। सबसे पहले लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के बारे में सीखेंगे। आइए, सबसे पहले विल लर्न अबाउट लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। मतलब आप जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसको इंश्योर्ड करा के रखे अगेंस्ट फायर, फ्लड, ताकि अगर कोई नुकसान हो तो आपको पैसे मिल जाए। तो आज जब आप, भगवान न करे, आपको नुकसान होगा, जब आपकी गोडाउन में आग लग जाएगी, स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगना पड़ेगा। यू हैव टू सबमिट योर क्लेम, यू हैव टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ द लॉस विच यू हैव इनकर्ड ड्यू टू इट। सो वो क्लेम आपको फाइल अप करना पड़ेगा। तो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में हम वो क्लेम कैसे करेंगे उसके बारे में हमको सीखना है। वो क्लेम कैसे करेंगे उसके बारे में सीखना है। तो फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। इन स्टेप्स को हमको फॉलो करना है। बड़ा इजी चैप्टर है जी। फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड while working out loss of stock policy या इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, while working out loss of stock। ठीक है। स्टेप वन, सबसे पहले लॉस ऑफ स्टॉक में आप क्या करते हैं? सबसे पहला काम जो आपका है, आप पिछले साल के बेसिस पे निकालेंगे द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू कैलकुलेट। फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। सबसे पहले आप निकालते हैं रिक्वायर्ड जीपी परसेंटेज। उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है वो निकालना है आपको। लास्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर बाय सेल्स या टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100। ये लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया। बचपन से हम करते आए हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। तो ये लास्ट ईयर का निकालना है, क्योंकि करंट ईयर में तो आग लग गई है, तो आप लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। जीपी ऑफ लास्ट ईयर, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर बाय टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100। फिर आप रिक्वायर्ड जीपी परसेंटेज निकालेंगे। रिक्वायर्ड जीपी परसेंटेज
तो ये जीपी परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर आप लेंगे, जीपी परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर आप लेंगे, जीपी परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर आप लेंगे। कई बार क्या होता है, आपको 3-4 साल का डेटा दिया हुआ रहता है और आप देखते हैं कि हर साल ग्रॉस प्रॉफिट कुछ बढ़ रहा है या कुछ कम हो रहा है। every year gross profit is increasing by say 1% or every year it is decreasing by 2%. So there is a trend of increasing gross profit percentage or there is a trend of decreasing gross profit percentage. हर साल आप देखते हैं कि कुछ प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली प्लस माइनस ट्रेंड, अकॉर्डिंगली प्लस माइनस ट्रेंड, अकॉर्डिंगली प्लस माइनस ट्रेंड। अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो आप प्लस करेंगे, नेगेटिव ट्रेंड है तो आप माइनस करेंगे। तो इस तरीके से आप रिक्वायर्ड जीपी परसेंटेज निकालेंगे। फिर आप स्टेप 2 में आएंगे। अब सोचो, आपको लॉस ऑफ स्टॉक के लिए क्लेम ठोकना है इंश्योरेंस कंपनी पर। आप इंश्योरेंस कंपनी पर लॉस ऑफ स्टॉक का अमाउंट क्लेम करेंगे कि भैया मेरा इतना लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जब गोडाउन में आग लगी तो वहां पर स्टॉक था कितना। जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक आप लॉस ऑफ स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको किसी भी तरीके से स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालना है। आपको किसी भी तरीके से सारे इंफॉर्मेशन गैदर करके स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालना है। इसके लिए हम एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इसके पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि स्टेप 1 में ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया जा सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हम सभी को आता है। आइए स्टेप 2 में हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ डेट ऑफ फायर, डिटर्मिनेशन या कैलकुलेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो आप एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। मेमोरेंडम का मतलब होता है रफ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जो पार्टी फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिख के फॉर द पीरियड बनाइए जब आग लगी है। फॉर द पीरियड फ्रॉम बिगिनिंग to date of fire, to date of fire, from beginning to date of fire। ठीक है। particulars amount, particulars amount रुपीस। तो यहां तक आप समझ गए। तो ध्यान दीजिए मेरे साथ। To opening stock, to purchases less return, to wages, to carriage inward, by sales less return, बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो हमको निकालना है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे। बाई क्लोजिंग स्टॉक हम बाद में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे। देखो हमने ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकाला ऊपर, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट ये कैसे निकलेगा, सेल्स इनटू रिक्वायर्ड जीपी परसेंटेज। अब बैलेंसिंग फिगर ये पूरा ऐड करके जब हम माइनस करेंगे तो बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ये बैलेंसिंग फिगर निकल गया।
तो इससे क्या हुआ, आपको पता चल जाएगा कि आपके गोडाउन में कितना गुड्स था जिस गोडाउन में आग लगी है ऑन डेट ऑफ फायर। ठीक है, एक बार आप देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सी टू दिस, सी टू दिस। तो आपने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेज लिख दिया बच्चों, कैरेज इनवर्ट, और जो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है सारे बैठा दिए। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जो हम निकाले थे उसको यूज करके आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। बैलेंसिंग फिगर जो आया वो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आया, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। आई थिंक यहां तक आप क्लियर है एकदम। अब हम स्टेप 3 में चलेंगे। वी मूव टू स्टेप 3। आइए, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम statement of claim for loss of stock। स्टॉक के लिए जो आपको स्टेटमेंट फाइल करना है, लॉस का, क्लेम के लिए जो लॉस ऑफ स्टॉक का फाइल करना है वो बनाना सीख रहे हैं हम। तो ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज। तो बच्चों आप अगर ध्यान से समझें तो बहुत बहुत इजी है। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, आग लगा उस दिन कितना स्टॉक था, एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपने लिख लिया, ये जनरली नॉर्मल आइटम का स्टॉक होगा, नॉर्मल आइटम, क्योंकि हम नॉर्मल आइटम हटा देंगे, मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको अभी। एड स्टॉक ऑफ, सर आपने एबनॉर्मल आइटम के बारे में तो कुछ बताया नहीं, अभी बताऊंगा, लिख लो एक बार। स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल आइटम, ये दोनों को ऐड करके टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स आ जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन डेट ऑफ फायर। इसके बाद लेस, आज आग लगेगा तो व्यापारी जो होगा, बिजनेसमैन जो होगा, वो क्या करेगा, वो फायर ब्रिगेड को बुलाएगा, अपने स्टॉक को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, तभी इंश्योरेंस वो कराता है। तो वो किसी भी तरीके से अपने गुड्स को बचाने की कोशिश करेगा, बाल्टियां लेकर पानी भर भर कर फेंकेगा, फायर ब्रिगेड को बुलाएगा, अगल बगल पड़ोस की मदद लेगा ताकि अपने स्टॉक को बचा सके। तो कुछ स्टॉक वो बचा पाएगा, तो जितना वो बचा पाएगा उसको स्टॉक सैल्वेज्ड या सेव बोलते हैं, स्टॉक सैल्वेज या स्टॉक सेव्ड, उसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो तो जला नहीं या वो तो खराब हुआ नहीं। अब इसके बाद जो होगा ये उसका लॉस हो गया जो वो इंश्योरेंस कंपनी से मांगेगा, ये उसका लॉस हो गया जो वो इंश्योरेंस कंपनी से मांगेगा, इसको बोलेंगे ग्रॉस क्लेम सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, ग्रॉस क्लेम सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, ग्रॉस क्लेम सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, इसी को ग्रॉस क्लेम सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज बोलेंगे। अब हमको समझना है एवरेज क्लॉज क्या होता है, हमको समझना है एबनॉर्मल आइटम क्या होता है, उसके बाद हम सम्स करना शुरू कर पाएंगे, उसके बाद हम सम्स करना शुरू कर पाएंगे। तो नेट क्लेम लिख लेते हैं। नेट क्लेम कैसे निकलेगा, नेट क्लेम इज इक्वल टू ग्रॉस क्लेम इंटू ग्रॉस क्लेम
इनटू हम लोग का जितना पॉलिसी वैल्यू है, हमेशा याद रखिएगा एवरेज क्लॉज क्यों एप्लीकेबल होता है, इनटू पॉलिसी वैल्यू, मैं बताता हूं, बाय टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स। total value of goods on date of fire, date of fire, इस तरीके से हमारा स्टेप 3 हो जाएगा। आप प्लीज यहां तक समझ गए हैं, मेरे को 2-3 चीजें आपको डिटेल में समझानी है, अब मैं उसके तरफ चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमको जो समझने की कोशिश करनी है, मैं आपको समझाना चाहूंगा एवरेज क्लॉज की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। समझो, एवरेज क्लॉज, मान लो जब आप इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेते रहते हो तो वो पॉलिसी आपके वैल्यू ऑफ स्टॉक पर मिलती है कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा रहता है। तो इंश्योरेंस कंपनी से यू टुक पॉलिसी ऑफ ₹50 लाख। इसका मतलब है कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को 50 लाख के बराबर का प्रीमियम दिया है। आपने इंश्योरेंस कंपनी को बताया कि हर समय आपके पास 50 लाख का गुड्स पड़ा रहता है। फायर ऑकर्ड, तो पहला सिचुएशन मानते हैं, गोडाउन में स्टॉक ऑफ 30 लाख वॉज देयर, स्टॉक ऑफ ₹30 लाख वॉज देयर। जब गुड्स जला तो 30 लाख का गुड्स जला गोडाउन में। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी से आप 50 लाख का लेके रखे हो, 30 लाख का आपको नुकसान हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे ₹30 लाख, विल पे, क्योंकि आप फुल्ली इंश्योर्ड हो, आप कहीं पे भी अंडर इंश्योर्ड नहीं हो। दूसरा सिचुएशन, गोडाउन में यू हैड स्टॉक ऑफ 50 लाख, 50 लाख का स्टॉक था। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी से आप 50 लाख का स्टॉक आपके पास पड़ा था, 50 लाख का ही आप पॉलिसी लेके रखे हो, तो मतलब जितना का पॉलिसी है उतना ही स्टॉक खराब हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इस केस में विल पे ₹50 लाख। थर्ड सिचुएशन जो है, स्टॉक जो डिस्ट्रॉय हुआ इन गोडाउन, स्टॉक डिस्ट्रॉयड वाज ऑफ ₹70 लाख। अब यहां इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी कि आपने तो बोला था कि आपका 50 लाख का ही स्टॉक है, अब 70 लाख का है, तो मैं तो आपको 70 लाख दे नहीं सकती, आपने तो 50 लाख का ही पॉलिसी लिया है। तो दिस इज द केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, दिस इज द केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस। इस केस में वो क्या बोलेगी, वो बोलेगी कि वी कैन पे यू मैक्सिमम ऑफ ₹50 लाख। 50 लाख, आपका 70 लाख का नुकसान हुआ है, लेकिन आपको 50 लाख ही मिलेगा क्योंकि आपने पॉलिसी 50 लाख की ली। अब मानो गोडाउन में स्टॉक होता 80 लाख का और खराब होता 70 लाख का,
टोटल गुड्स एग्जांपल लेते हैं, टोटल गुड्स वॉज ऑफ ₹80 लाख। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती, 80 लाख का खराब होता तो हम आपको 50 लाख देते, ₹1 का खराब होता तो हम प्रोपोर्शनेटली 50 लाख बाई 80 लाख देते, और 70 लाख का खराब हुआ है, डिस्ट्रॉयड हुआ है, तो 50 बाई 80 इंटू 70 हम देंगे आपको। नाउ ग्रॉस क्लेम इंटू पॉलिसी वैल्यू बाई टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स। ये कुछ नहीं हुआ, बस यूनिटरी मेथड है, सिंपल बात है। 80 लाख का टोटल गुड्स आपके गोडाउन में था, आपने 50 लाख का इंश्योरेंस लिया है, 80 लाख का पूरा खराब होता तो हम 50 लाख देते, ₹1 का खराब होता तो हम प्रोपोर्शनेट देते 50 लाख बाई 80 लाख, और 70 लाख का खराब हुआ तो हम 50 लाख बाई 80 लाख इंटू 70 लाख देते। तो यही फॉर्मूला हमने यहां लिखा है, देखो, ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू बाय टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन डेट ऑफ फायर। देखो सेम आ गया, हमारा ग्रॉस क्लेम क्या है, 70 लाख, दिस इज ग्रॉस क्लेम, ये ग्रॉस क्लेम है, ये पॉलिसी वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अंडर इंश्योरेंस एंड एवरेज क्लॉज। यही एवरेज क्लॉज है। आई थिंक आप क्लियरली समझ गए हैं, आई थिंक आप एकदम क्लियरली समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। we'll be talking about abnormal item या फिर स्लो मूविंग आइटम्स, एबनॉर्मल आइटम्स या फिर स्लो मूविंग आइटम। स्लो मूविंग आइटम या एबनॉर्मल आइटम क्या होता है? दोज आइटम ऑन विच वी कैन नॉट generate normal rate of gross profit, those items are called abnormal item. Those items on which we cannot earn normal rate of gross profit are abnormal item. are abnormal item या फिर slow moving items। एक बात याद रखिएगा, any item on which we are earning less than normal rate of gross profit या फिर more than normal rate of gross profit। चाहे नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट से कम कमाइए, चाहे नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट से ज्यादा कमाइए, दोनों ही एबनॉर्मल माने जाएंगे, दोनों ही एबनॉर्मल माने जाएंगे। मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स की हाइट, एक नॉर्मल अडल्ट की हाइट अगर 5 फुट से लेकर 6 फुट के बीच में है, तो एक बंदा जिसका हाइट 3 फुट है या एक बंदा जिसका हाइट 4 फुट है वो भी अबनॉर्मल माना जाएगा, और एक बंदा जिसका हाइट 8 फुट है वो भी अबनॉर्मल माना जाएगा। मतलब आप चाहे नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट से ज्यादा कमाइए या नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट से कम कमाइए, दोनों ही एबनॉर्मल आइटम का पार्ट माने जाएंगे, दोनों ही एबनॉर्मल आइटम का पार्ट माने जाएंगे। ठीक है,
दोनों ही एबनॉर्मल आइटम का पार्ट माने जाएंगे। मतलब ये दोनों ही सर्कमस्टांसेस में आप उन आइटम्स को एबनॉर्मल आइटम बोलेंगे। अब ट्रीटमेंट क्या करना है, हम जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं या रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, वी ट्राई टू कैलकुलेट नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। तो जहां भी वेयर एवर abnormal item is included, we exclude abnormal item. We try and exclude effect of abnormal item from GP percentage, the rate of GP, and memorandum trading account. Now this is important. This is really important. We try and exclude effect of abnormal item from gross profit percentage and memorandum trading account. हम abnormal item का effect हटा देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालते समय हम उसका इफेक्ट हटाते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट निकालते समय, बनाते समय उसका इफेक्ट हटाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, जहां जहां एबनॉर्मल आइटम वहां से लेस करो। इन दोनों पर जहां पर भी है, जहां जहां एबनॉर्मल आइटम, जहां एबनॉर्मल आइटम वहां से लेस करो। जहां एबनॉर्मल आइटम वहां से लेस करो। जिधर एबनॉर्मल आइटम है जी, वहां से माइनस करना है। क्या बच्चों दिमाग में क्या घुसा, जहां एबनॉर्मल आइटम वहां से लेस करो। माने ओपनिंग स्टॉक में अगर इंक्लूडेड है माइनस कर दो, परचेज में इंक्लूडेड है माइनस कर दो, सेल्स में इंक्लूडेड है माइनस कर दो। मतलब जब आप ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हो, रिक्वायर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, उस समय एबनॉर्मल आइटम का इफेक्ट उसमें नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, दैट शुड बी नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। वो नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए, दैट शुड बी नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो वहां पर अगर किसी आइटम में उसका इफेक्ट पड़ा हुआ है तो वहां से माइनस कर देना है। उसी तरीके से मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय आपके दिमाग में एक बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जहां पर भी कोई भी आइटम के अंदर एबनॉर्मल आइटम अगर है तो उसको माइनस कर देना है। इसीलिए मेरी बात को याद रखें, जहां एबनॉर्मल आइटम वहां से लेस करो। एबनॉर्मल आदमियों को अलग रखा जाता है, इसीलिए इस एबनॉर्मल को हटा दो। जहां एबनॉर्मल आइटम वहां से लेस करो। जहां एबनॉर्मल आइटम वहां से लेस करो। जिधर भी एबनॉर्मल आइटम का इफेक्ट है बच्चों वहां से आपको हटाना है। जहां एबनॉर्मल आइटम वहां से लेस करो। तो बच्चों आई थिंक यहां तक आप सीख चुके हैं। अब हम लोग सम्स करेंगे। आइए सम करते हैं। ये लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का सब नंबर 10 करेंगे हम पहले। सर 1 तो कराए नहीं, 10 करा रहे हैं। मैथ में कभी कभी हम लोग ऊपर नीचे जंबल नंबर्स देते हैं। सब कुछ लाइन से नहीं होना चाहिए, लाइन से होगा तो आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी। यू शुड बी रेडी फॉर एनी ऑर्डर, इजी और टफ। तो सबसे पहले ये सम है लॉस ऑफ स्टॉक का। लॉस ऑफ स्टॉक का सम नंबर 10।
लॉस ऑफ स्टॉक का सम नंबर 10 है जी, बहुत इजी सम होना चाहिए, देखते हैं, एकदम बेसिक सम्स करवाऊंगा सबसे पहले आपको, ध्यान देना। अ फायर ऑकर्ड एट द गोडाउन ऑफ अ ट्रेडर ऑन 1 जुलाई, स्टॉक वर्थ ₹40,000 वॉज, बोलता है आग लग गई गोडाउन में, एक ट्रेडर के गोडाउन में आग लग गई और 40,000 रुपए का गुड्स आप बचा पाए। वो ट्रेडर 40,000 रुपए का गुड्स बचा पाया, आग लगा, बड़ी मेहनत की उसने और 40,000 का गुड्स बचा पाया। द ट्रेडर्स एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 20% ऑन सेल्स, ये दे दिया। जो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज हमको स्टेप 1 में निकालना है वो इस सब में दे दिया कि ट्रेडर का एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 20% ऑन सेल्स है, मतलब स्टेप 1 हुआ है। द परचेजेस एंड सेल्स फ्रॉम 1/7/2020 अप टू द डेट ऑफ फायर, मतलब 1 जुलाई 2020 तक वॉज 2,80,000। परचेजेस का फिगर है 2,80,000 का, सेल्स है 6 लाख का, स्टॉक ऑन 1/1/2020 वॉज 2 लाख, स्टॉक 2 लाख है। द वेजेस फॉर द पीरियड अमाउंटेड टू 1,20,000, वेजेस जो था 1,20,000 था, वेजेस जो था 1,20,000 था। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर सबमिशन टू द इंश्योरेंस कंपनी, हमको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। आइए सम हम लोग पढ़ लिए हैं, हमारे पास स्टेप 1 का 20% दिया हुआ है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की सारी इंफॉर्मेशन है, परचेज है उस पीरियड का, सेल्स है उस पीरियड का, वेजेस है उस पीरियड का, और गुड्स सैलवेज या गुड्स सेव भी दिया हुआ है। तो सम बनाना शुरू करते हैं। लेट अस डू द सम, लेट अस डू द सम। आइए सबसे पहले रिक्वायर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इस सम का 20% है, रिक्वायर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इस सम का 20% है। अब हमको बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for the period 1/1/2020 to 1/7/2020। ध्यान दीजिएगा, प्लीज पे अटेंशन। तो हमारे पास इस सब में ओपनिंग स्टॉक देखो, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख। देखो ध्यान से, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, ठीक है। टू परचेजेस 2,80,000, इस पीरियड का परचेजेस है बच्चों 2,80,000। बाय सेल्स अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट 6 लाख, सेल्स अकाउंट 6 लाख। टू वेजेस 1,20,000। अब देखो सारा इंफॉर्मेशन हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 20% है और सेल्स हमारा 6 लाख है, मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 आएगा, 1,20,000 आएगा। तो अब आप टोटल कर लो, 2 लाख प्लस 2,80,000, 2 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,20,000, 7,20,000 का टोटल आया। बाय
स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकलेगा यहां पे, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग फिगर 1,20,000 बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस करके 1,20,000 निकल गया। तो यहां तक आप लिख लो, यहां तक आपको क्लियर भी हो गया होगा। इस सब में कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट लगे आपको। उसके बाद अब हम स्टेप 3 में चलेंगे। वी शैल मूव टू स्टेप 3, वी शैल मूव टू स्टेप 3, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, आइए स्टेप 3 में आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। particulars amount देखो ध्यान से समझो। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, as per memorandum trading account, the figure is 1,20,000। ये पूरा नॉर्मल था, एबनॉर्मल आइटम इस समय कुछ नहीं था। एड स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल आइटम, स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल आइटम नील हो गया, 1,20,000 हो गया। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन डेट ऑफ फायर टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन डेट ऑफ फायर, इसमें से लेस गुड्स सैल्वेज्ड, $40,000 का गुड्स हम बचा पाए। $80,000 हुआ। ग्रॉस क्लेम सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, ग्रॉस क्लेम सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। आई थिंक यहां तक पूरा क्लियर हो गया। ग्रॉस क्लेम सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। इस सब में कहीं भी पॉलिसी वैल्यू या फिर आपको नहीं दिया हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसी वैल्यू, इसी को अमाउंट ऑफ क्लेम मान लेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, in the absence of information about, आप लिख के रख सकते हैं, in the absence of information about policy value, gross claim is only the net claim, gross claim is only the net claim, यही net amount of claim हो जाएगा, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। नेट अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगा। आई थिंक ये सम्स क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बहुत सिंपल सम था, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। द सम वाज वेरी इजी, सो प्लीज कंप्लीट दिस, देन वी मूव टू नेक्स्ट सम, आइए अब हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ चलेंगे। सम नंबर 10 कर लिया है हमने, अब हम लोग सम नंबर 1 में चलेंगे।
लॉस ऑफ स्टॉक सेक्शन का सम नंबर 1 कर रहे हैं। लॉस ऑफ स्टॉक सेक्शन का सम नंबर 1 कर रहे हैं। आइए सम पढ़ते हैं। ये सब सिंपल एंड बेस्ट सम्स हैं। आइए देखिए, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। द गोडाउन ऑफ पर्पल लिमिटेड caught fire on 15th June 2020. Records saved from fire showed the following. बोलता है पर्पल लिमिटेड के गोडाउन में आग लग गई 15 जून 2020 को, और जो रिकॉर्ड्स हम बचा पाए, जो डॉक्यूमेंटेशंस हम बचा पाए, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आधार पर हमको ये डेटा मिलता है। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2019 60,000, स्टॉक ऑन 31 December 19 84,000, purchase less return for the year 2019 5,08,000, wages for the year 2019 20,000, sales less return for the year 2019 7,20,000। ये सारा 2019 से रिलेटेड डेटा है। परचेजेस लेस रिटर्न फ्रॉम जनवरी 1 टू जून 15, आग लगा जून 15 को, तो ये 1 जैन से 15 जून 2020 तक 1,80,000 रुपए का परचेजेस है। सेल्स लेस रिटर्न फ्रॉम जैन 1 टू जून 15 2020 2,46,000 है। वेजेस फ्रॉम जैन 1 टू जून 15 2020 16,200 है। ये सारे इंफॉर्मेशन जो आपको 2019 के हैं, ये लोग अकाउंटिंग ईयर जो फॉलो करते हैं, कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट रिमेन्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट नहीं दिया हुआ है, बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट यूनिफॉर्म रेट पे था। साल भर हमने एक ही रेट पर ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया। मतलब अगर 30% है तो 30% ही अर्न किया, 40% है तो 40% ही अर्न किया। मतलब हम लोग जो गुड्स बेच रहे थे एक ही रेट पर, एक ही रेट के हिसाब से बेच रहे थे, मतलब रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट सेम था। स्टॉक सैलवेज मतलब स्टॉक सेव्ड वाज 7,200 एंड दे वर रिटेन्ड बाय पर्पल लिमिटेड। इतना स्टॉक बच गया और पर्पल लिमिटेड उसको अपने पास रख लिया। द गोडाउन वाज इंश्योर्ड, गोडाउन इंश्योर्ड था। शो द अमाउंट ऑफ क्लेम, हमको अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है। शो द अमाउंट ऑफ क्लेम, हमको अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है। प्लीज इस सम को एक बार पढ़ लीजिए, फिर करना शुरू करते हैं। प्लीज गो थ्रू द सम, फिर हम इस सम्स को करना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान देना है हम लोगों को इस चीज पर कि यहां पे 2019 का जो भी इंफॉर्मेशन है उससे हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ताकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज मिल सके 2019 का। और 1 जनवरी से 15 जून 2020 का हमको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो आइए हम वर्किंग्स में चलते हैं। देखिए प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पर्पल लिमिटेड for the year 2019 to opening stock 60,000। ये ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है 84,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक 84,000। परचेजेस लेस रिटर्न फॉर ईयर 2019 to purchases less return 5,08,000 का है। उस पीरियड का वेजेस भी दिया हुआ है। टू वेजेस
फॉर द ईयर 2019 20,000, और सेल्स लेस रिटर्न, उस पीरियड का सेल्स दिया हुआ बाई सेल्स लेस रिटर्न, तो 7,20,000 हो गया, 7,20,000 हो गया। उस पीरियड का सेल्स दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, उस पीरियड का जो भी दिया हुआ है हमने सारा फिगर्स यूज कर लिया, हमने सारा बैठा लिया, सारा फिगर्स हमने यूज कर लिया है। अब हमको 2019 का ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। वी शैल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 2019। आओ कैलकुलेशन करते हैं। 7,20,000 प्लस 84,000, 8,04,000 आया, और 8,04,000 में से 60,000 माइनस कर दो, 5,08,000 माइनस कर दो, 20,000 माइनस कर दो, तो 2,16,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया। टू ग्रॉस प्रॉफिट 2,16,000। इसको लिखकर कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। लेकिन उसके पहले हमको ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। रिक्वायर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज भी वही होगा। ये तो नॉर्मल हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। वी हैव मेक द नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट। आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए यहां तक। चलो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट कैलकुलेशन, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ये रिक्वायर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रेंड नहीं है सब में। तो ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इनटू 100 या ग्रॉस प्रॉफिट बाई टर्नओवर इनटू 100, 216,000 बाई 7,20,000 इनटू 100। अब 216,000 बाई 720 इनटू 100, 30%। 30%। आई थिंक आप पूरा क्लियर हो गए, आप पूरा क्लियर हो गए। अब हम चलेंगे, वी शैल मूव टू स्टेप 2। वो है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पर्पल फॉर द पीरियड 1st 20 to 15th June 20। तो बच्चों, अगर हम यहां तक देखते हैं तो हमको ओपनिंग स्टॉक चाहिए। तो अब हम लोग की ब्रेन इतनी बड़ी तो हो गई कि हम ये समझ सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2019 इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2020। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2019, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2019 इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2020। मतलब 84,000 यहां लिख देंगे। To purchases less return for the period, to purchases less return for the period, $1,80,000 देखो, to wages from 1st January to June 15th, to wages 16,200, और सेल्स इस पीरियड का है बाई सेल्स less return for the period, sales less return 2,46,000। ये सारा फिगर हमने बैठा लिया। टू ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये ऊपर 30% निकला था, देखो ऊपर 30% निकला था ना। 30% इंटू 2,46,000 हम मल्टीप्लाई करें, 2,46,000 इंटू 30%, 73,800 आ रहा है। अब आपको टोटल करना है यहां का। $3,54,000।
3 लाख by stock on date of fire बैलेंसिंग फिगर। अब स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालना है हमको बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो मेरी कैलकुलेशन जो आ रही है, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3,54,000, उसमें से 2,46,000 मैं माइनस कर रहा हूं। आई एम गेटिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एज 1,08,000। आई एम गेटिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एज 1,08,000। सो प्लीज राइट दिस, लिखिए यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट दिस प्लीज। अब हम आगे बढ़ेंगे। स्टेप 3 की तरफ, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। तो आपको पता ही है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars, amount, stock on date of fire, as per memorandum trading account, stock on date of fire as per memorandum trading account 1,08,000। और इसमें कोई भी एबनॉर्मल आइटम नहीं है, ये नॉर्मल स्टॉक है। एड स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल आइटम, स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल आइटम जी नील है, स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल आइटम नील है। 1,08,000 तक आ गया। ये टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन डेट ऑफ फायर आया, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन डेट ऑफ फायर आया, यहां तक लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। लेस गुड्स सैल्वेज्ड, गुड्स सैल्वेज या गुड्स सेव्ड, इस सब में 7,200 दिया हुआ है, जैसा आप लोगों ने देखा 7,200 दिया हुआ है। तो 1,08,000 माइनस 7,200, 1,00,800, इसको बोलेंगे ग्रॉस क्लेम सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। हम ऐसा लिख सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसी वैल्यू, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसी वैल्यू, gross claim is taken to be net claim। ये ग्रॉस क्लेम हो गया। दिस इज ओनली द नेट क्लेम। ग्रॉस क्लेम को ही हम लोगों ने नेट क्लेम मान लिया है, ग्रॉस क्लेम को ही हम लोगों ने नेट क्लेम मान लिया है। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसी वैल्यू, हमने ग्रॉस क्लेम को ही नेट क्लेम मान लिया है। वी हैव टेकन दैट। आई थिंक समझ गए आप लोग सम्स को, ये क्लियर है, लिखना हो चुका होगा अब आपका।
सो गाइज आई थिंक आप फर्स्ट पोर्शन आपको अच्छा लगा होगा. यू मस्ट हैव लव दिस पोर्शन. बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत स्कोरिंग भी है. अगर एग्जाम में आता भी बहुत है, फ्रीक्वेंसी भी बहुत है और इजीली स्कोर भी बनता है इसमें आपका. प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें, मस्त रहें. हैप्पी स्टडिंग.